संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में माहौल गंभीर लेकिन ध्यानपूर्ण था, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर चल रही बहस का जवाब दिया। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार की आर्थिक रणनीति, विकास प्राथमिकताओं और वित्तीय प्रबंधन के प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से रखा। उनका जोर इस बात पर था कि ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि देश की विकास दिशा को तय करने वाला रोड मैप है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस संबोधन के दौरान निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा। वित्त मंत्री ने सबसे पहले सरकार की रणनीतिक प्राथमिकताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस बार बजट में श्रम प्रधान क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना और उन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है जो बड़ी संख्या में लोगों को काम देते हैं। इसी संदर्भ में बायोफार्मा सेक्टर पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। उनका तर्क था कि यह क्षेत्र न केवल रोजगार सृजन करता है बल्कि नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नए उद्यमों को विस्तार के लिए बड़ा मंच देने को प्रतिबद्ध है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि स्टार्टअप्स को केवल शुरुआती सहायता नहीं बल्कि स्केल अप के लिए भी संस्थागत समर्थन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उनका कहना था कि भारत में उभर रहे इनोवेशन और तकनीकी उद्यम भविष्य की अर्थव्यवस्था के स्तंभ बन सकते हैं। मेगा टेक्सटाइल पार्कों के विकास का मुद्दा भी उनके भाषण का अहम हिस्सा रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टेक्सटाइल सेक्टर को रोजगार प्रधान क्षेत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्योग के विस्तार से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकार की कोशिश है कि उत्पादन, निर्यात और वैल्यू एडिशन बढ़ाकर भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित किया जाए। वित्त मंत्री ने बजट के राजकोषीय पहलुओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस बजट में सकल कर प्राप्ति 44.04 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के अनुमानित राजस्व से लगभग 8% ज्यादा है, जो करीब 3.26 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही कहा कि वृद्धि सरकार की कर संग्रह क्षमता में सुधार और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का संकेत है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार का कुल व्यय 53.47 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जो कर प्राप्तियों से अधिक है। इसका अर्थ है कि सरकार विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इससे 12.22 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 3.1% है। ये पिछले वर्ष के अनुमानित राजस्व से 11.5% ज्यादा है। उनके अनुसार पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी का सीधा असर बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि पर पड़ेगा। राज्यों को संसाधन हस्तांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने विस्तार से बात की। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों को उनके हिस्से की राशि देने में केंद्र सरकार ने किसी प्रकार की कमी नहीं की है। इस संदर्भ में उन्होंने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया। उनके अनुसार आयोग ने 2018-19 से 2022-23 तक के वित्तीय वर्षों में केंद्र द्वारा राज्यों को हस्तांतरित की गई राशि का विश्लेषण किया और पाया कि ये पूरी तरह आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि केवल सरकार का दावा नहीं बल्कि वित्त आयोग का निष्कर्ष है। आयोग ने अपने विस्तृत अध्ययन के बाद स्पष्ट किया कि इन वर्षों में राज्यों को जितनी राशि मिलनी थी उतनी दी जा चुकी है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि इस विषय में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की पारदर्शिता बनाए रखी गई है। अपने संबोधन के अंत में वित्त मंत्री ने यह दोहराया कि ये बजट विकास, समावेश और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित है। साथ ही कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल अल्पकालिक लाभ नहीं बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती है। रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे में निवेश, राज्यों के साथ सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना, ये सभी इन बजट की केंद्रीय धुरी है। इस प्रकार उनका संबोधन केवल बजट के प्रावधानों की व्याख्या नहीं बल्कि सरकार की व्यापक आर्थिक दृष्टि का प्रस्तुतिकरण भी था, जिसमें विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने की कोशिश दिखाई दी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।